जीते हैं। और मैम एड्रेनलिन रश होगा उस टाइम पे, मतलब यहाँ आप 1 घंटे की एक्सरसाइज करते हैं, उसी के बाद आप इतना पमडा फील करते हैं। जब आप गोलियों के बीच में से कराची हलवा चुरा के ले आए, तो वो तो आदि काल से अनंत तक रही यही परंपरा, कायर भोगे दुख सदा और वीर भोगे वसुंधरा। जब भी हम वीरों की बात करते हैं या हीरोज की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो इमेज आती है वो आती है हमारी आर्म फोर्सेस की, हमारी आर्मी की, हमारी एयरफोर्स की और हमारी नेवी की, और उन सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो मिलकर हमारी देश की रक्षा करते हैं 24/7 365 डेज अ ईयर। तो आज हम बहुत ही लकी हैं कि हमारे साथ शिखा मैम हैं। शिखा मैम ऑथर हैं। उनकी अभी अभी एक बुक रिलीज हुई है, नेशन फर्स्ट। ये किंडल और पेपरबैक दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। मैंने ये बुक पढ़ी और इट्स अ वेरी वेरी इजी रीड, काफी लूसिड और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ताकि आसानी से समझ आ सके। और जनरली हम लोग जो कहानियां सुनते हैं अपनी हीरोज की, जो बहुत ही डिफिकल्ट और डिफरेंट टेरेन्स में लड़ते हैं हमारे लिए, उन कहानियों में कहीं ना कहीं उनके हीरोज की कहानी छुप जाती है, यानी कि उनकी फैमिलीज की, उनके पार्टनर्स की, उनके पेरेंट्स की कहानी। तो मैम की बुक इसी बारे में है। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग अस एंड टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा बता के, बात करके अपनी बुक के बारे में, क्योंकि मैं आपके थ्रू बहुत लोगों के पास पहुंचूंगी और जो मैं बुक में कहना चाहती हूँ वो कह पाऊंगी। यस मैम, थैंक्स अ लॉट मैम। सबसे पहले मतलब वो आपकी ये बुक लिखने की मोटिवेशन कहाँ से आई? व्हाट लेड यू टू राइट दिस बुक मैम? अम, हम जब फौजियों की, सोल्जर्स की, ऑफिसर्स की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हम उनको सैल्यूट करते हैं जिस बात पे, वो उनका डेडिकेशन है, उनकी सिंसियरिटी। वो जो अपने कर्तव्य के थ्रू, अपने कर्तव्य के लिए, अपने काम के लिए जितने समर्पित हैं, ऐसा समर्पण मैं सिविल में कम देखती हूँ। मुझे लगता है कि हम अगर सिविल सोसाइटी में भी उसी सिंसेरिटी से, उसी डेडिकेशन से काम कर पाएंगे, तो कभी वॉर होगी नहीं। हमारे सोल्जर्स उतने परेशान नहीं होंगे उस बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए, अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी रहेगी। तो इकोनॉमी अच्छी करने के लिए जो अंदर के लोग हैं, अंदर का वर्कफोर्स है, उनको उतना डेडिकेशन जुटाना ज़रूरी है जितना फ़ौजी जुटाता है एक बॉर्डर पर। इसीलिए मैंने ये बुक लिखी, जिसमें ये झलकाता है कि आर्म्ड फोर्सेस में भी जो लोग आते हैं, वो उसी सिविल सोसाइटी से आते हैं। वो भी डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रीजन, सब कुछ डिफरेंट होता है। लेकिन एक बार फ़ौज में आने के बाद वो फ़ौजी सिर्फ़ एक रिलीजन प्रैक्टिस करता है, दैट इज़ नेशन फर्स्ट। हर बार, हर समय। सबसे पहले उसका कर्तव्य अपने देश के प्रति है, बाकी सारे कर्तव्य बैक सीट ले लेते हैं। उसका कर्तव्य अपनी फैमिली की तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ, अपनी वाइफ की तरफ, चिल्ड्रन की तरफ, सब बैक सीट पर हैं, वो सबसे पहले अपने देश के लिए देखता है। और ऐसे ही उसके परिवार वाले भी देखते हैं। उसके परिवार के पास, माँ-बाप के पास एक बेटा नहीं है, एक अम, बीवी के पास हस्बैंड नहीं है साथ में, वो सारी परिस्थितियाँ अपने आप में झेलते हैं, उसको छोड़कर। इतना डेडिकेशन क्यों आता है? कहाँ से आता है? हमारे फ़ौज में बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, जो कि हम जब मैं सिविल सोसाइटी से फ़ौज के अंदर गई, तो मैंने देखा कि वो हमसे कैसे डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है। और उस पूरे एक्सपीरियंस को मैंने इस बुक में लिखा है। ये बुक फ़ौजी वैल्यूज़ किस तरह से वो बाइंड करते हैं और किस तरह से वो फ़ौजी फ़ौजी दिखता है हमें, इस बारे की प्रेरणा देता है। आप अगर खुद भी महसूस करोगे ना कभी, जब कैंटोनमेंट एरिया से निकलोगे, तो एक देश प्रेम की भावना अपने आप उमड़ती है। होता है ना? इस क्यों होता है? पूरा एनवायरनमेंट, पूरा ऑरा वहाँ पर ऐसा है। हर इंसान वहाँ पर ऐसा है। फौजी बॉर्डर पे जाते हैं, कोई शहीद हो जाते हैं, फिर भी उनकी बीवियाँ अपने बच्चों को फौजी क्यों बनाती हैं? फौजियों को मालूम है कि अपनी बेटियों की शादी अगर फौज में करेंगे तो उस इंसान का हमेशा बॉर्डर पे पोस्टेड रहेगा, परिवार से दूर रहेगा, फिर भी क्यों करते हैं?
क्योंकि उनके अंदर वो वैल्यूज़ इतनी कूट-कूट के भरी हैं कि वो अपने से पहले अपने देश के बारे में सोचते हैं। ये वैल्यू सिस्टम किसी तरीके से हमारे अगर पूरी सिविल सोसाइटी में आ जाए, छा जाए, तो सोचो क्या देश का अस्तित्व होगा। मेरे हिसाब से हमारे देश का हर नागरिक एक सोल्जर की तरह काम कर सकता है, अगर वो चाहे तो। अगर वो धूप में खड़े होकर और बर्फ में खड़े होकर अपना काम करते हैं, तो क्या हम एसी कमरों में बैठ के अपना काम सिंसियरिटी से नहीं कर सकते? ये चीज़ उसकी प्रेरणा देती है। दूसरा जो इस बुक में है, वो वॉर का वर्णन है। जब लड़ाई पर, जब युद्ध पर एक सैनिक चला जाता है, तो उसका परिवार किस तरह से अपने आप को सँभालता है और साथ में सँभालता है उस फौजी को भी जो बॉर्डर पे बैठा है। आप सोचिए कितना मनोदिशा कितनी खराब हो सकती है किसी की, जब वो देखेगा कि उसके साथ का साथी गिर रहा है, मर रहा है, उसको गोली लगी, वो गिर गया, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। वो मनोदशा साथ में रखते, बैलेंस करते हुए आप आगे बढ़ते हो, आसान नहीं है बिल्कुल। वो फौजी हर वक़्त एक बंदूक के साथ बैठा है, वो कुछ गलत ना उठा ले कदम, इसकी ज़िम्मेदारी बीवियाँ निभाती हैं। पूरा जो दे अपना परिवार का जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, शायद फौजी तक कभी नहीं पहुँचता, एक दीवार बन के एक बीवी खड़ी रहती है। तो परिवार का पूरा ज़िम्मेदार निभाती है वो बीवी। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो बीवियाँ हैं फौजियों की, वो अपने कंधों पे सितारे नहीं लगाती, लेकिन वो ज़िम्मेदारी उस रैंक की बाखूबी निभाती। तो ये पूरी बुक उसी के बारे में है, उसी का वर्णन है कि लोगों को समझें, पहचानें कि फ़ौज बीवियों को कोई फ़ौजी ट्रेनिंग नहीं मिली, तो वो क्यों कर पाती हैं? तो जब वो कर पाती हैं, तो सब कर सकते हैं। बहुत मैम बहुत ही डीप और बहुत सुंदर तरीके से आपने ये बोला है कि रैंक तो नहीं लगी होती है पर जिम्मेदारी उसी लेवल की निभाती हैं। स्पेशली जो आपने एक फौज की इकोसिस्टम के बारे में बात करी, तो बहुत बहुत एविडेंट है मैम। एक्चुअली हम देखते हैं जैसे अ, काफी मतलब सेकेंड या थर्ड जनरेशन सोल्जर्स होते हैं, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो जा रहे हैं, उनको और उनसे अच्छा आई थिंक उनको बहुत ही क्लोज व्यू रहता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, कैसी लाइफ रहती है, बट स्टिल दे आर गोइंग, फिर भी वो जाते हैं। मेरी शायद आपसे पहले भी बात हो रही थी कि मेरा खुद का एक पेडिग्री का एक पार्ट जो है वो वॉर मेमोरियल हॉस्टल में रहा है, जहाँ पे कई मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे जिनके फादर जो हैं कारगिल वॉर में थे, कुछ नहीं आप भी आ पाए, देश के लिए शहीद हो गए, बट हमेशा उनमें से आई थिंक ऑल ऑफ देम एटलीस्ट ट्राइड वंस कि वो फौज में जा पाए। तो वो तो है मैम डेफिनेटली। हाँ, उस समय तो जज्बा ऐसा था। आपको बताऊं, जब कारगिल की युद्ध चल रहा था, मैं देहरादून में थी। उस समय तो जज्बा ऐसा था कि हर इंसान चाहता था कि मैं बॉर्डर पे पहुंच जाऊं, मैं भी उन लोगों की मदद कर सकूं। कैसे मदद कर सकूं? फौज सबको तो नहीं ले सकती, लेकिन एक जो देशभक्ति की भावना जो उमड़ी थी, शायद वो अम, आपके इंडिपेंडेंस के समय उभरी होगी। वो मैंने फील किया उस समय कि हर इंसान जो वहाँ था, वो किसी तरह उन फौजियों की मदद करना चाहता था। चिट्ठियाँ लिख के, पूजा करके कि हवन हो रहा है उनके लिए पूजा करी जा रही है, चिट्ठी लिख रहे हैं, खून से चिट्ठी लिख रहे हैं। ओ, तो ये जब खड़ा हो गया देश का हर नागरिक फौजियों के पीछे ना, तब उन फौजियों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। ये उस डेफिनेटली समय मैम। वो बना, वो भावना मैंने जो देखी उस समय जब मैं सेंटर पे पढ़ाती थी, हमारे बच्चे पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, सिर्फ न्यूज़ सुन रहे थे बच्चे। सोचिए सेंटर पे कम से कम 200-300 बच्चे होते थे और किसी की आवाज़ नहीं आती थी। सब ये एक आराधना, एक प्रार्थना भगवान से करते थे कि ये खत्म हो जाए ये जो युद्ध है और हमारे सैनिक सुरक्षित घर वापस आ जाए। वो भावना बहुत अलग थी। मैं चाहती हूँ ऐसी भावना देश में बनी रहे और बहुत तीव्रता से बनी रहे। बिल्कुल मैम। जब आप इवन आप ये कह भी रही हैं तो मैं जैसे आपको देख पा रहा हूँ, तो वो
आई कैन फील दैट वाइब, जिसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं आजकल की, मतलब आई कैन फील कि आप मतलब वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, आप किस एक्सपीरियंस से ये चीज़ें बोल रही हैं। मैम आपने जैसे मेंशन किया कि आप एक, मैंने बुक में भी पढ़ा कि आप एक सिविलियन फैमिली से बिलोंग करती थी, आपकी खुद की जो एजुकेशन है वो कंप्यूटर साइंस में थी, आप एक सेंटर मैनेज कर रहे थे उस टाइम पे। तो जब आपकी सर से शादी हुई, जब आप आर्मी को एक फैमिली का एक पार्ट बन गई, तो मैंने बुक में पढ़ा है काफ़ी इंस्टेंसेस हैं, जैसे डाइनिंग इन सेरेमनी का था, बट जो सबसे पहला एक्सपीरियंस जो आपके दिमाग में आता है जब आपको सही में ये महसूस हुआ कि हाउ ग्रेट दिस इंस्टीट्यूशन इज, आर्मी, तो वो आपके दिमाग में मैम पहला क्या एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करेंगे? एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं जो बिल्टअप होते चले गए, एक के बाद एक। जो पहला एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया आर्मी वाइफ बन के, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मेरे एट होम होता है। शादी हो जाती है तो दूल्हे के घर चली जाती है, तो वहाँ पर उनके परिवार को पूरा बुलाया जाता है और एक पार्टी होती है, उसको एट होम कहते हैं, रिसेप्शन कहते हैं। तो जब मैं वहाँ पर थी तो ऊपर टेरेस था, और टेरेस में ठंड थी थोड़ी, वो फेब एंड की बात है। तो वहाँ पर बर्नर्स लगे हुए थे, तो बर्नर्स वार्मथ के लिए ना, कि गर्म रहेगा, थोड़ा हीटर्स थे वो बर्नर्स की तरह, उसमें फ्लेम थी लेकिन जी। वो अंदर ही अंदर रहती है। तो एक बर्नर अचानक जलने लगा, उसमें से ज्वाला बाहर आने लगी, तो जितने लोग वहां पर खड़े थे सब भागे दूसरी तरफ, और मेरा फौजी भागा उस बर्नर की तरफ। तो मैं भी खुद दिल थाम के बैठी थी कि ये इधर क्यों भाग रहे हैं, उधर ही भागे। उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि फौजियों की तो ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, जिस तरफ खतरा दिखेगा उसी तरफ भागेगा वो। तो ये पहला एक्सपीरियंस था मेरा, जब मैंने उसे देखा कि यार सारी दुनिया तो दूसरी तरफ भाग रही है, लेकिन उसको उस दुनिया की फिक्र थी, अपनी फिक्र ना होके उसको उस दुनिया की फिक्र थी, कि उसे लगता था इस बर्नर को मैं किसी तरह हटाऊं, और वो जलता हुआ बर्नर, वो जो हीटर था वो उसमें से ज्वाला निकल रही थी, उसने नीचे से उठाया और तुरंत जाके बाहर रखा और पानी डाला उसमें। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। दूसरा, जब वहां पर पहुंची मैं रेजिमेंट के अंदर, तो जो पहली बिल्डिंग मुझे मिली, उस बिल्डिंग का नाम होता है सर्वधर्म स्थल। एक कमरा है पूरी रेजिमेंट में, एक कमरा डेडिकेट किया जाता है, और उस एक ही कमरे के अंदर एक प्लेटफॉर्म होता है, और उस प्लेटफॉर्म पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, सारे भगवान एक साथ रखे होते हैं, सारे एक प्लेटफॉर्म पर। और जितने लोग जिस भी श्रद्धा के आते हैं, वो वहाँ एक ही कमरे में बैठ के प्रार्थना करते हैं अपने अपने भगवानों से। ऐसा स्ट्रक्चर मैंने सिविल में कहीं नहीं देखा, कि एक ही अब छत के नीचे सारे भगवान रखे जा सकते हैं। ये खूबी जो फौज की थी, इसने मेरा दिल छुआ, और मैंने सोचा ऐसा, वहां पर तो हम स्ट्रक्चर्स के लिए लड़ाई करते हैं आगे पीछे, यहाँ एक ही कमरे में सारी श्रद्धा हो जाती है। और भी बहुत कुछ है जो इस बुक में आपको देख सुनने को पढ़ने को मिलेगा। और जब आप बुक पढ़ोगे, तो मैंने कोशिश ये करी है कि ऐसी बने कि आपकी आंखों के सामने वो पिक्चर आ जाए। मैंने उस तरह से डिटेल में लिखने की कोशिश करी है। अब तो ये तो रीडर्स बताएंगे कि वो कैसी लिखी गई है, लेकिन जितनी अभी तक लोगों ने पढ़ी है, वो बुक एक बार शुरू करते हैं तो वो छोड़ नहीं पा रहे। मतलब भगवान की, सरस्वती माँ का मेरे ऊपर कृपा रही होगी, जब मैंने लिखा तो मैंने उस वर्णन के साथ लिखा कि मैं चाहती थी कि जब वो कोई पढ़े तो वो एक पिक्चर की तरह उसके सामने आए कि ये कैसा होता होगा। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं बुक में, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। नहीं मैम, डेफिनेटली मैं उन रीडर्स में से हूँ जिसने ये बुक पढ़ी, और मतलब आई वाज वेरी हैप्पी। जैसे मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे बुक में आपने, क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि इस बुक में बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो इस इकोसिस्टम का पार्ट नहीं होते, तो जो जार्गन है, जो टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं, वो थोड़े से इंटिमिडेटिंग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है, आजकल काफी अवेयरनेस है, बट हो सकता है। जैसे आप, मुझे याद आ रहा है एक पैराग्राफ में आपने बहुत
अच्छे तरीके से ये समझाया है कि आर्टिलरी और आर्मर डिवीजन में क्या डिफरेंस है। हाँ जी, हाँ जी। एक पैराग्राफ में आपने लिखा हुआ है वो बुक में। तो हाँ मुझे पढ़ के लगा कि हाँ, मतलब मेरे को भी मतलब मैं पढ़ता रहता हूँ इन चीज़ों के बारे में, बट इतने क्लियरली मेरे को भी समझ में नहीं आता था कि क्या एग्जैक्ट डिस्टिंक्शन है दोनों उसमें। बट हुँ। वो पढ़ के मुझे लगा, तो हाँ, आई वॉज देयर कि ये तो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपने लिखा हुआ है। मैंने कमिंग बैक टू इसका योर बुक। जी मैम, बोलिए बोलिए आप प्लीज। मेरा ऑब्जेक्टिव ही ये था कि मैं सब लोगों तक पहुंचना चाहती थी। तो मैंने फ्लॉरी लैंग्वेज यूज़ ही नहीं करी, और जहाँ टेक्निकल टर्म भी मेरे दिमाग में आता था तो मैं उसका सिंपल फॉर्म ढूंढती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बुक लेके कोई डिक्शनरी लेके मेरी बुक बैठे। मैं चाहती थी जब वो बुक पढ़े तो हर हर कोई उस बुक को रिलेट कर सके और आराम से फ्लो में वो चलता चला जाए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैंने इंटेंशनली उस बुक की लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल रखी थी, ताकि कोई भी उसे उठा के, चाहे वो 12th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, चाहे बड़े लोग हों, चाहे एल्डरली पीपल हो, सब उसे रिलेट कर सके। डेफिनेटली मैम। अभी हम आपकी बुक की स्टोरी के हिसाब से आगे आते हैं। आई थिंक आप बुक के हिसाब से आप लोगों की शादी को शायद सिर्फ 1 महीना कुछ हुआ था, जब सर को कारगिल में उनको शायद मीडियम से लाइट उसमें रेजिमेंट में उनका पोस्टिंग हो गया था, आई थिंक, अगर इफ आई रिकलेक्ट कलेक्टली फ्रॉम द बुक। और ये सब आपकी शादी के 1 महीने में हो गया है, और शायद आपको बहुत क्लियरली आइडिया भी नहीं था कि अभी बैकग्राउंड में या उस मोमेंट में क्या चल रहा है। आज तो हम इतने साल बाद, 20 22 23 साल बाद इस बारे में बात कर रहे हैं। उस टाइम पे सो जो हमारे वहाँ पाकिस्तान से जो इंट्रूडर्स आ गए थे इन द फॉर्म ऑफ गोरिल्लाज, जो वहाँ बैठे हुए थे, और उसके बाद जब न्यूज़ आई थी हमारे कुछ जवानों की, आई थिंक इट वाज जून 9 1999 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब पहली बार न्यूज़ मिली कि हमारे कुछ जवानों की जो नहीं, बॉडी वो है वो। मई था। तो उस 10th टाइम पे, में। जी जी मैम, उस टाइम पे आपका 10th। मतलब सिटिंग आप वो देख रहे थे सब आपके सामने और सर ट्रांसफर करते हुए, आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि what you would be going through that time, or any family member of a person in army or defense forces would be. वो बहुत ही कठिन समय था। वो इमेजिन करना, एक्चुअली में, जहाँ से मैं देहरादून में थी उस समय, और देहरादून के काफ़ी लोग फौज में हैं। ज़्यादातर जब भी लड़ाई हुई है तो आप देखेंगे राजस्थान बॉर्डर पे या इस तरह, क्योंकि हमारे जो सबसे ज़्यादा बड़े दुश्मन है वो इसी साइड में है। तो यहाँ के लोग फौज में बहुत जाते हैं। इन्हें मालूम है कि जब लड़ाई होती है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट इनके घर पर आता है। इनके घर खाली हो जाते हैं, लोग बम्बार्डिंग होती है, सब कुछ होता है। तो इनको जुनून है। तो जब मैं देहरादून में थी तो वहाँ पर जब वॉर चल रही थी तो बॉडीज़ आती थी। और एज़ ए आवा आवा होता है जो आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ्स होती हैं, उनका एक एसोसिएशन होता है। वो एसोसिएशन, हम अपने जो फौजी हैं, जवान हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम होता है। तो अगर हम, कोई जवान वहाँ नहीं है, घर पर नहीं है, तो अफ़सर की जो वाइफ़ है, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी कि वो उनकी जो बीवी है, बच्चे हैं, वो ठीक तरीके से रहें। तो ये एक एसोसिएशन और बहुत बड़ा एसोसिएशन है। तो आर्मी वाइफ्स जो हैं पैरेलल काम करती हैं। जैसे फ़ौजी बॉर्डर पे काम करता है, उसी तरह जो आर्मी वाइफ्स हैं, मतलब जो लेडीज़ हैं ऑफ़िसर्स की, वो काम करती हैं। तो इस आवा का जो प्रेसिडेंट होती है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वाइफ होती है। मिसेस मलिक उस समय इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वाइफ, मतलब वो वाइफ थी, तो वो थी उस समय। तो मुझे मालूम है कि हम भी एक, नीचे हम, मैं कैप्टन की वाइफ थी, तो हम भी एक पैरामीटर में कहीं थे। तो हमें उनके घर जाके उनको कंसोल करना होता था कि सब ठीक है, ठीक हो जाएगा। वो बहुत डिफ़िकल्ट था। मतलब आपको मालूम है कि आपका भी हस्बैंड, आपका भी वहीं पर लड़ रहे हैं जहाँ से ये बॉडी आ रही है, और उस लेडी को कंसोल करना कि ठीक है, अब आगे देखेंगे, सब ठीक। मतलब आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि ये ठीक है। मतलब मैं रोती थी उनके साथ, वो रोते थे मेरे मेरे साथ, मैं उनको हग करती थी, और हग करते करते मुझे याद आता था कि मेरा भी हस्बैंड वहाँ पर लड़ रहा है, किसी भी क्षण, किसी भी पल ये मेरी भी परिस्थिति हो सकती है। और साथ में उनको सुहाना वो देता सांत्वना देना कि नहीं, सब ठीक है, अब हम
मिलके इसका सामना करेंगे, बहुत डिफ़िकल्ट था। कोई और ज़्यादातर जो जो डेथ हुई हैं वो सब यंगस्टर्स की हुई हैं, क्योंकि पहाड़ियों पर ऊपर चढ़ ही वो पा रहे थे। वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल इतना कम था कि आप 30 के ऊपर तो लोग चढ़ ही नहीं सकते थे। तो जो जितने लोग गए हैं वो पूरा यंग लॉट था, और उन यंग लॉट में आप सोचिए किसी की अभी शादी हुई थी, किसी के छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको सँभालना बहुत डिफ़िकल्ट था, और उनसे आप क्या कहो? बस हम जाके उनके साथ रो ही सकते थे, बहुत मुश्किल था। उनका फिर देखते थे कि उनकी पेंशन का, उसका ये सब देखते थे, लेकिन वो इंसान को तो कोई फ़ील नहीं कर सकता, वो मुश्किल था। डेफिनेटली मैम, आई थिंक आई कैन नॉट यूज एनी वर्ड जो जिस ग्रेविटी से आपने अभी चीज़ बताई है, तो एक वेरी क्लोजली, क्योंकि मैं ऐसी जगह रहा, तो मेरे फ्रेंड्स थे, तो आई हैव सीन दैट इम्पैक्ट मैम, ग्रोइंग विदाउट अ फादर। हाँ, मतलब क्या एक परेशानियाँ होती हैं। हमारी आर्मी जो है डेफिनेटली सपोर्ट्स, मतलब इवन आफ्टर सोल्जर्स आर नॉट देयर एनीमोर, उसके बाद भी द काइंड ऑफ सपोर्ट इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके का सपोर्ट है जो जो मिलता है, वो अनपैरेलल्ड है। बट स्टिल जो उसका इम्पैक्ट होता है, तो एज अ मतलब इट्स वेरी आपको मैं डिफिकल्ट टू से। बताऊँ, मेरी डेफिनेटली। बुक लॉन्च पे जनरल मलिक आए थे, जी जी मैम। 4th को बुक लॉन्च हुआ था, और मिसेज़ मलिक आई थीं। आप सोचिए उस समय वो चीफ थे, लेकिन उनके दिल में कितना रहा होगा, उनके टेन्योर में ये सब हादसे हुए हैं। आज मैं जहाँ रहती हूँ वो कारगिल विजयवीर आवास कहलाता है, ये द्वारका में विजयवीर। तो ये डेडिकेटेड था कारगिल वालों के लिए, जो जिनकी डेथ हो गई, उनके पेरेंट्स को मिला, वाइफ्स को मिला। तो जब वो आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम मिलना चाहते हैं वीर नारियों से। आप सोचिए 24 साल बाद भी उनके दिल में वो है कि उनको मिलना है। तो मैंने सबको अपने घर बुलाया, जो लोग यहाँ रहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ नहीं हैं अब, अलग-अलग जगह, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया सबको अलॉट हुआ था, तो जो जहाँ पर जहाँ का था, जैसे कोई चेन्नई का था तो उसने यहाँ से बेच दिया, अब चेन्नई में सेटल्ड है, कोई कहीं-कहीं। लेकिन जो यहाँ थी सारी, वो 20-25 लेडीज़ यहाँ आईं, जवानों की वाइफ़, और आज भी मिसेज़ मलिक उनसे पूछ रही थी कि आप कैसे हो? क्या है? कोई परेशानी तो नहीं? ये एसोसिएशन है। ऐसा एसोसिएशन और किसी ऑर्गनाइज़ेशन में नहीं हो सकता कि आप इंसान के बाद भी उस उसके परिवार की देखभाल करें। ये सिर्फ़ आर्मी करती है, डिफेंस करती है मतलब। डिफेंस में हर एक, ये आवाज़ जैसे आर्मी का है, वैसे ही नेवल का भी होता है, वैसे एयर फोर्स का भी होता है। ये काम सिर्फ़ आर्म्ड फोर्सेस में होता है। और तो किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में आप 1 साल बीमार भी हो जाओ तो वो आपको बाहर कर देंगे कि बस हो गया, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। इंडीड मैम। हाँ, द काइंड, जो जिस तरीके का बॉन्ड आप मेंशन कर रहे हैं, वो मेरे को नहीं लगता किसी मीडियम से आप समझा भी सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस हो सकता है मैम। आप वो बॉन्ड, मतलब वो एक्सपीरियंस हो सकता है। आई डोंट थिंक सो, मेरे को जितना मुझे लगता है कि वो शायद कम्युनिकेट नहीं हो सकता। आप सिर्फ उसका अनुभव कर सकते हैं कि वो हाँ, किसी ना किसी फॉर्म में, कि वो कैसा रहता होगा। बिल्कुल एक मैम, खुशबू। कमिंग बैक टू आपकी जो बुक की जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, उसमें से एक छोटी सी जो मतलब मेरे दिमाग में बार बार आती है, लक्ष्य मूवी आई थी मैम। आई एम वेरी श्योर आपसे तो हाँ, शायद बिल्कुल। उसके लिए बात भी करी होगी बनाने के लिए, तो लक्ष्य मूवी में एक, आई थिंक ओमपुरी जी जो है सुबेदार मेजर साहब के रोल में होते हैं उसमें। वो कहते हैं कि ऋतिक रोशन को जो वो रोल प्ले कर रहे होते हैं कि साहब ये पाकिस्तानी जो है पलट के जरूर आते हैं। तो जब मैं आपकी बुक पढ़ रहा था, तो हाँ, मुझे नहीं पता था कि उसमें कितनी क्रिएटिव लिबर्टी है, वो कितना सच था। बट जब वो मैंने बुक पढ़ी, और उसमें एक सूबेदार मेजर साहब जो भी 3 ऑफिसर ऊपर जा रहे होते हैं। यहाँ पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी देना जरूरी है मैम, कि शायद ये टोलोलिंग के टाइम की बात है। टोलोलिंग वॉज 85 डिग्री स्टार्टिंग में, और यस, यस, 300 मीटर शायद वो 90 डिग्री ही है। हाँ। तो ऐसे लक्ष्य इंसिडेंसेस मैम, आप कुछ लक्ष्य जब हाँ, लक्ष्य जब मूवी बनी थी तो हाँ, वो लोग आए थे, उनकी टीम आई थी हमारे पास। उनका प्रीमियम जब दिल्ली में हुआ है तो हम लोगों को इनवाइट किया था उन्होंने एज़ अ गेस्ट। तो हमारे पास ही ऋतिक रोशन जी बैठे हुए थे, प्रोड्यूसर बैठे हुए थे।
जब हम हॉस्पिटल में थे उस समय, हम हॉस्पिटल में करीब 1 साल रहे हैं, जी क्योंकि मैम, जी। डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस होते रहे। तो ज़्यादातर जो मीडिया के लोग थे, जैसे जेपी दत्ता की टीम भी पहुंची थी जब एलओसी कारगिल बनाई थी, क्योंकि उनको बताने वाले तो वही लोग थे कि स्टोरी क्या हुआ वहाँ पर, जो हॉस्पिटल में आ गए थे। जो चले गए, जो शहीद हो गए, वो तो नहीं बता सकते थे। जो जो अपने अंग खो के डिसेबल्ड होके आए थे, वो सारे हॉस्पिटल में थे, वही लोग बता सकते थे। तो तब वो लोग आते थे, एज अ टीम पूरी आती थी उनकी, और हम उनको नरेट करते थे। यही नहीं, और भी बहुत सारे, एक शो हुआ था 50 डे वॉर करके, तो रज़ा हुसैन जी वो आते थे। तो धीरे धीरे हर जगह हमने बताया। तो ये स्टोरी यहाँ वहाँ से यहाँ नहीं आई, यहाँ से वहाँ गई है। जी मतलब मैम, बिल्कुल। ये सच्ची है। जो भी कुछ मैंने बुक में लिखा है, उसमें हर लम्हा को हमने जिया है। सिर्फ बात ये है कि आपने लक्ष्य मूवी पहले देखी है और बुक बाद में पढ़ी वो है। बात पड़े। हाँ, बात लेकिन में। वो इंसिडेंट पहले हुआ है और मूवी बाद में आई है। ये जी, जी। सच्ची घटना है। जब ये लोग ऊपर चढ़ रहे थे, तो जो सूबेदार मेजर थे वहाँ पे, जो सबसे बुजुर्ग से थे, उन्होंने ये 3-4 बातें कही थी। सिर्फ इतना नहीं कि वो पलट के आते, उन्होंने ये भी कहा था कि जो वज़ीर है, जो जो पलटन को फ़ॉलो कर वो लीड कर रहा है, वो सबसे आगे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो चला गया तो आपके मनोबल खत्म हो जाता है, जो फौजियों का मनोबल। लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने लीड किया, क्योंकि उस समय ऊपर चढ़ना और अपने अपनी ब्रेवरी करेज रखना, वो एक एग्जाम्पल की तरह दिखाना था उन लोगों को। आप लोगों को लगता है, लेकिन फौजी कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते। डर सबको लगता है, कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते। जब इतनी चढ़ाई और सामने आपको दिखाई दे रहा है, तो वो तो निशाना लेके गोली मार देगा। कौन चढ़ेगा? उनको करेज देने के लिए हमारे ऑफिसर्स आगे चले कि जो पहली गोली आएगी वो हम खाएंगे, आप नहीं खाओ। और उस जोश में जो हमारे जवानों ने काम किया है, तो आप देखिए आज टोलरलिंग की विक्ट्री का हम 24 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो किया गया, मैंने मतलब उन लोगों ने जो डिसीजंस लिए उस स्टेज पे, वो यंग अफसर जो 22 साल से लेके 24-25 साल के लड़के थे, जो शायद अपनी रेजिमेंट में सबसे छोटे थे, लेफ्टिनेंट और कैप्टन, जिनको कोई अनुभव नहीं था, उन लोगों ने वो डिसीजंस लिए और वही चढ़े। तो बुक में आपको बहुत सारे इंसिडेंट मिलेंगे और सारे के सारे सच्चे हैं। उसमें कुछ मैंने मैनिपुलेशन नहीं करा, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। वो मैं सच। ग्रेटनेस ग्रेटनेस को क्या मैनिपुलेशन में, मतलब जो उसमें लिखा गया है, आपने एक बात बहुत सही बोली थी। जब मैंने बुक एक्चुअली स्टार्ट करी, मैं पार्ट्स में बुक पढ़ता हूँ जनरली, या मैं मल्टीपल एक दो तीन चीज़ें, पर मैंने जब स्टार्ट करी तो आई कुडंट एक्चुअली स्टॉप। कई मतलब उसमें कई कहानियां हैं, मतलब चाहे वो अ, हमारे मार्टियर जो विक्रम बत्रा थे, उनकी कॉन्वर्जेशन सर के साथ थी, कि उसमें आपने लिखा है बहुत क्लियरली कि कैसे वो ही वॉज वेरी श्योर कि मतलब कहाँ से जोश आता था कि मेले तो गोली बनी नहीं है सर। हुँ, हुँ, तो वो कॉन्वर्जेशंस ही आपकी। और एक बहुत आपने मैम बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि शायद बुक में ही मैंने ये पढ़ा कि जनरली ऑफिसर्स शायद बीच में रहते हैं और हुँ, आगे पीछे जवान रहते हैं, बट इस बार अनप्रेसिडेंटेड ये था कि ऑफिसर सबसे आगे चल रहे थे। जस्ट टू लीड बाय एग्जांपल। जो हुँ, आपने बोला कि डर सभी को लगता है, आप जैसे आप बता रहे हैं। हाँ, तो एक जो मेरे को बहुत ही मतलब स्ट्राइकिंग इंसिडेंस लगा, जब शायद लीडरशिप ऐसे ही दिखाई जाती है मैम। आई मीन रीडिंग अबाउट इट तो मैं तो सिर्फ पढ़ के बोल सकता हूँ, बट जिन्होंने करा है मैम, वो तो क्या सोच के किया होगा। जब शायद टोलोलिंग कैप्चर कर लिया था, जो पहली पीक थी, उसके बाद शायद हमारे पास राशन की थोड़ी सी कुछ कमी हो गई थी। आई गेस हम लोग बहुत लिमिटेड सामान के साथ चढ़ाई चल रहे थे। 85 डिग्री 90 डिग्री माउंटेन है। तो जो वो किचन वाला इंसिडेंस है, तो आई वुड लाइक यू टू टेल अबाउट इट मैम, मतलब दैट्स वेरी डिफरेंट इन अ एक्चुअली सेंस। में जो जो पहाड़ियाँ थी, तोलुलिंग की पहाड़ी जब हमने कैप्चर कर ली, लेकिन उसके ऊपर वो हम था। तो तोलुलिंग की पहाड़ी कैप्चर करने के बाद भी हम के ऊपर पाकिस्तानी बैठे थे सोल्जर्स। तो जैसे ये समझ लीजिए, ये तोलुलिंग की पहाड़ी है, उसके ऊपर हम पे। तो यहाँ पर आ तो गए, लेकिन अभी भी निशाने पर थे, है ना? एक एक पहाड़ी के पीछे दूसरी पहाड़ी थी।
वहाँ से कैप्चर कर लिया, खाली करवा लिया, लेकिन ऊपर अभी भी बैठे थे। तो क्या हो रहा था, नीचे से राशन ऊपर आसानी से नहीं जा पा रहा था। और जो ये लोग सोच के चले थे कि जब हम जीत लेंगे तो राशन आ जाएगा, लेकिन हुआ नहीं वो, क्योंकि वो बराबर बम्बार्डिंग करते जा रहे थे। तो अब ये लोग सोचते थे कि भूखे मरने से तो अच्छा है कि हम ढूंढें कि जब वो यहाँ रह रहे थे तो वो भी कुछ खा रहे होंगे, उन्होंने भी कुछ अपना अरेंजमेंट किया होगा। तो इन लोगों ने जब चारों तरफ देखा, वहाँ पैर रखना भी खतरनाक था, क्योंकि उन्होंने हर जगह माइन लगाई थी। तो बहुत बहुत सोच समझ के, संभल संभल के जब चारों तरफ देखा, तो एक दो पहाड़ियों के बीच में एक स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिया, कि उस स्ट्रक्चर वो बिल्कुल अलग था। इन्हें लगा कि वो ही एक स्ट्रक्चर, और कोई स्ट्रक्चर तो आसपास है नहीं, वो ये स्ट्रक्चर है जहाँ पर शायद खाने का कुछ होगा। तो कैप्टन अखिलेश और विजेन थापर, ये दोनों नीचे उतरे, एंड अप, अपने पीछे स्मोक बम्स होते हैं उनके पास। तो सामने पहाड़ी पर दुश्मन बैठा है, वो निशाना मार देगा। लेकिन जब ये नीचे उतरे तो इन्होंने स्मोक बम्स, अब वो समझ नहीं पाए कि ये हमारी तरफ क्यों भाग रहे हैं। मतलब दुश्मन को लगा कि क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया है क्या इन लोगों का, कि हमारी तरफ ही आ रहे हैं। लेकिन वो समझ नहीं, जब उन्होंने देखा कि वो बंकर, तब उन्हें समझ में आया कि ये राशन के लिए जा रहे हैं। ये लोग, उतरना आसान होता है, फटाफट दौड़ते हुए नीचे चले गए। तो उस समय तो इनको गोली नहीं लगी कोई। लेकिन फिर जब अंदर पहुंचे तो इन्होंने देखा, वहाँ पे सारे जश्न की तैयारी थी। कराची का हलवा था, सब बना-बना के रखा हुआ था। जितना प्रिपरेशन हो सकता है, उससे ये भी मालूम पड़ रहा था कि उनकी जो न लिंक है, जो उनका राशन आने का वो है, वो सब कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना आराम जी से वहाँ सब कुछ पहुँच रहा था। जी जी फिर जी। ये लोग 2 बैग्स लेके गए थे, तो उन्होंने अपने बैग्स में भरा सामान। अब ऊपर कैसे जाएँ लेके? ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उतरना तो आसान है जल्दी, अब दुश्मन बैठा है और ऊपर जाना मुश्किल है। तो ये लोग अपने 2 फौजियों को बोल के आए थे कि जब हम ऊपर चढ़ेंगे तब आप फायरिंग करना। तो जब ये ऊपर चढ़ने लगे, फिर इन्होंने स्मोक बम यूज़ किए, और तब बाहर हमारी फ़ौज ने उधर से फायरिंग करी। तो वो लोग जब छुपे, तब ये लोग ऊपर पहुँचे। तो फिर ये कहते हैं ना, दाने-दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो कैप्टन अखिलेश बोले, भाई जीत का जश्न था, तो जो पार्टी जीतेगी उसी को मिलेगा। तो फिर जो जीते उन्होंने खाया, ये हुआ। नहीं मैम, दिस दिस इज एक चीज है, ये काफी डिस्टिंक्ट है मुझे लगता है हमारी आर्म फोर्सेस के बारे में। जैसे आपने भी अभी बोला कि जीते हैं, और मैम एड्रेनलिन रश होगा उस टाइम पे, मतलब यहाँ आप 1 घंटे की एक्सरसाइज करते हैं, उसी के बाद आप इतना पमडा फील करते हैं, जब आप गोलियों के बीच में से कराची हलवा चुरा के ले आए तो वो तो अलग ही रश होगा। बट उस उसमें मॉडेस्टी मैम जो मुझे दिखती है, जैसे आपने भी बोला, और मैं सर को एक्चुअली कहीं और मैं उनका इंटरव्यू भी सुन रहा था, वहां भी सर ने बहुत बहुत मॉडेस्टली बोला कि जो जीत जिसके नाम पे जीत थी उसी के नाम पे हलवा था, या कुछ इसी टाइप की लाइन थी। तो ये मॉडेस्टी भी मैम हमारी आर्मी वैल्यूज या हमारे डिफेंस फोर्सेस की वैल्यूज की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये मतलब हर जगह जो है दिखाई देता है। मैम अगर हम इसमें थोड़ा आगे बढ़े तो एक एक दो स्टोरीज हैं जब सर ऑब्वियसली ही वाज इंजर्ड ग्रेवली, तीसरी पीक कैप्चर करने के बाद उनके ही वाज शॉट इन द हैंड, और काफी ब्लीडिंग हो रही थी सर को, जैसे मैंने बुक में पढ़ा। और हुँ, वो नियरली जो मेडिकल बेस है शायद उसमें वो अनकॉन्शियस ही पहुंचे हैं। तो हुँ। ही वाज जस्ट लीडिंग हिज मेन टिल द एंड। तो जब जब उस टाइम पे मैम क्या माहौल था, जैसे सर को शायद आरआर दिल्ली में ला रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या हॉस्पिटल जो है। एक्चुअली में जब जब गोली लगी, उनको स्प्लिंटर्स लगे, जो ऊपर आर्टिलरी शेलिंग होती है ना, तो उसमें बहुत सारे स्प्लिंटर्स निकलते हैं, छर्रे, बहुत जी सारे। जी तो वो आपकी बॉडी को काट देते हैं, जैसे जैसे पूरे जिसमें घुस जाती है, जैसे बहुत सारी गोलियां आपके अंदर घुस गई हो, ऐसे होता जी है। जी तो इनके हाथ में पूरा, इनका पूरा पाम, ये वाला पूरा पाम, ये पूरा गायब हो गया था। दिस इज ऑल गॉन। तो अब सोचिए, एक कट लगता है तो कितनी ब्लीडिंग होती है, अगर पूरा गायब हो जाए तो कितनी होगी। तो वो जो फील्ड ड्रेसिंग रहती है फौजियों के पास ना, थोड़ी सी होती है कि आप उसे दबा के उसे बंद कर लो, लेकिन उससे कुछ काम नहीं हुआ। वो जो ब्लड था वो रिस रिस के पूरी बॉडी पर आ गया था, उनकी पूरी यूनिफॉर्म पे आ गया था। और ये सब कुछ हुआ जब लड़ाई के बीच में थे।
आर्टिलरी अफ़सर का काम होता है, जब हमारी फ़ौज 2 होते हैं, जैसे आर्टिलरी वाले गन्स होती हैं, जैसे बोफोर्स गन्स जो होती हैं, तो वो बहुत पीछे होती हैं। वो जो उनका पैराबोला होता है, उनका जो रेंज होता है, जो किलिंग रेंज होता है, वो पूरे हिल को क्रॉस करके आता है। तो पीछे रखी होंगी गन, ओपी ऑफिसर आगे इन्फेंट्री के साथ चलेगा और वो उसको रेगुलेट करेगा, बताएगा कि इस पॉइंट पर डालो, अब इस पॉइंट पे डालो, क्योंकि वो आगे चल रहा है, वो देख पा रहा है और वो गन्स से जो पीछे बैठे हैं वो डाल रहे हैं। तो इस तरह से होता है। तो हमारा जो आरटी का काम होता है वो यहाँ तक होता है कि हमारे जो जवान हैं, जो इन्फेंट्री के लोग हैं जो ऊपर चढ़ रहे हैं, वो सेफली पहुंच जाए। इतनी बमबारी करो कि वो सर झुका के नीचे बैठ जाए अपने बंकर में जाके और हमारे जवान चढ़ जाए, है ना। लेकिन जब एक बार ऊपर पहुंच गए, जब हिल पे ये भी हैं और वो भी हैं, तब आप अपनी गोला नहीं गिरा सकते, क्योंकि फिर हाँ, वो किलिंग जोन में दोनों हैं, हमारे लोग भी हैं वहाँ। वहाँ पर इन्फेंट्री का काम शुरू होता है, फिर हैंड टू हैंड फाइट होती है, मतलब बैनेट से गले कटते हैं। वहाँ पर तो हैंड टू हैंड फाइट होती है, इन्फेंट्री अब पूरा अपना फिर जोर से, पहले तो छुप छुप के बिल्कुल साइलेंट चलते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं फिर अपने आप को चार्ज अप करने के लिए अपने अपने करनी माता की जय, जय राम जी, ये सब खूब जोर से चिल्लाते हैं और धावा बोलते हैं। तो वहाँ तक पहुँच गए थे कि वो धावा बोल रहे थे, और फिर इनको जब वहाँ पहुँचे तो फिर इनको गोली लगी और स्प्लिंटर लगा। उस समय तो आप नहीं बता सकते थे कि क्या लगा, लेकिन बाद में मेडिकल में लगा। तो इतना गायब होने के बाद और खून जो इतना बह रहा था, तो उन्होंने अपना हाथ ऐसे बाँधा सर पर, सर पर ऐसे बाँधा ताकि ब्लड कम से कम गिरे। और फिर उसके बाद वो 8 घंटे चलते हुए बेस कैंप, जहाँ पर पहली मेडिकल थी, वहाँ तक पहुँचाए। कभी-कभी बेहोश हो जाता था। एक जो उनके साथ जो आरटी अफ़सर होता है, उसके साथ सैटेलाइट भी रहती है, क्योंकि वो कमांड दे रहा है ना पीछे गन्स को। तो उस गन्स को कंट्रोल करने के लिए वो, तो वहाँ तक उसका रोल कंप्लीट हो गया था एक तरीके से। तो इन्फेंट्री ने बोला कि आपको जाना चाहिए, नहीं तो आप मतलब यू विल बी शहीद हो जाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो कैजुअलिटी हुई थी वो इसी वजह से हुई थी, क्योंकि सही टाइम पर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला, ज़्यादा ब्लड बह गया, गलत जगह पे वो लगा। तो अगर आपका हाथ में चोट लग जाए तब भी आप बच सकते हो, लेकिन अगर आपका ब्लड निकलता रहेगा तब आप नहीं बचोगे, है ना। तो फिर ये वापस नीचे की तरफ चल दिए, और वो जो सैटेलाइट जो इनके साथ थी, वो जो इनका बडी था वो इनके साथ चला। तो बीच-बीच में बेहोश हुए, कितनी बार उसने छींटे मार के इनको उठाया, कराया। लास्ट तक एंड तक होते-होते जब वहाँ पर पहुँचे तो वो लोग भी ये समझे कि कौन आया है। तो फिर इन लोगों ने ज़ोर-ज़ोर से, क्योंकि हालात इतने ख़राब हो गए थे, ड्रेस इतनी ख़राब हो गई थी कि पहचान वो करना मुश्किल था। फिर 1-2 बार में हो गया, वो बुक में पूरा मैंने वर्णन किया है कैसे किया। तो 8 घंटे पैदल चलते हुए बेस हॉस्पिटल, उसके बाद बिल्कुल भी बेहोश हो गए थे, फिर नहीं इनको पता। उसके बाद चॉपर से वहाँ पे फील्ड ड्रेसिंग वहीं की वहीं होती है। तो कैप्टन बासु थे, जो कि 2 राजपूताना राइफल के डॉक्टर थे। वो डॉक्टर ऐसा था जो फील्ड बहुत आगे तक आया था, अपने अपने जवानों की रक्षा करने के लिए, उनको मेडिकल देने के लिए। वो काफ़ी आगे तक, मतलब जो लड़ाई पे जाते हैं जवान, उनके साथ आया था। उन्होंने इसकी ड्रेसिंग करी, फिर चॉपर से इनको अम, श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में एडमिट करा गया, जो कि तुरंत की तुरंत फिर ऑपरेशन हुआ। क्योंकि ज़्यादातर अगर बारूद रह जाए, पॉइज़न रह जाए, तो वो बढ़ता जाता है और हाथ भी काटना पड़ सकता है। तो और फिर तुरंत डॉक्टर्स ने काम किया। तो इतना करेज था डॉक्टर कैप्टन अखिलेश में कि वो इतना वॉक कर पाए, शायद वो उतर पाए हमारे मेरे लिए। मैं आई एम जस्ट वंडरिंग, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप में शायद कितना करेज है कि आप ये चीज़ें इस तरीके से शायद बता पा रही हैं, बट नो। कभी-कभी आपको आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। यस मैम, यू हैव टू बी करेजियस। यू हैव टू बी अगर करेजियस। मैं टूटती तो
सबसे पहले वही जो बॉर्डर पे बैठा हुआ है वो टूट जाता। नई-नई शादी हुई थी तो उनमें भी गिल्ट था कि यार मैंने अभी शादी करी है और मैं अभी यहाँ बॉर्डर पे बैठा हूँ, मेरी मेरी ज़िम्मेदारी, उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ गई। अगर मैं बिखरती तो सबसे पहले तो वो बिखर जाता और वहाँ बिखरने का मतलब था कि द एंड। तो कभी-कभी ज़िंदगी आपको ऑप्शन नहीं देती है कि आप अपना करेज लूज़ करो और उसी तरह आप निखरते भी हो, उसी से आप आगे बढ़ते भी हो। जब आपने फेलियर नहीं माना कि नहीं, नहीं होगा ये तो मैं इसको जू मतलब सह लेंगे, हम कर लेंगे, तब आप आगे निकल जाते हो, फिर आपके पास शक्ति आ जाती है आगे चलने की। डेफिनेटली मैम। शायद जो आप बोल रही हैं, मेरे को बुक से आपकी एक इंसिडेंस याद आ गया, जब हम जीत गए, और क्या जीत थी वो। और उसके बाद सर शायद काफ़ी टाइम तक फोर्स में थे भी, बट उनकी शायद कैटेगरी डाउन हो गई थी, इफ आई रिकलेक्ट करेक्टली, या वो उसमें नहीं थे, तो उनको शायद फील्ड के में जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। यहाँ पे मतलब एक थोड़ा सा मैं हल्का सा बैकग्राउंड दे देता हूँ आपकी परमिशन से सर के बारे में, कि सर हमेशा से, शायद उन्होंने पहले सैनिक स्कूल घोड़ा-खाल में, मैंने वो जगह देखी, बहुत सुंदर है। तो सैनिक स्कूल घोड़ा-खाल में उन्होंने पेपर दिया, निकाला, वहाँ से ट्रेनिंग करी। पहली बार में एक, कहीं उन्होंने ये भी बताया कि शायद पहली बार में स्कूल टॉपर थे, एनडीए नहीं निकला, तो दूसरी बार ट्राई किया, वो डीसी भी चले गए थे। हाँ वहाँ से जी। जा जाके तो उनके लिए शायद वो कितना डिफिकल्ट होगा कि वो फील्ड में नहीं जा पा रहे। उसके बाद ये आपने बुक में एक इंसिडेंस मेंशन किया कि जब वो सर ने शायद यूपीपीएससी भी निकाला था हाँ पैरेलल जी। में। मैं कहीं सुन रहा था, मैंने बोला आई मीन दिस ह्यूमन इज सो टैलेंटेड, मतलब हर जगह जहाँ गए। ही इज़ मतलब जो करते थे वो डेडिकेशन से करते थे। ये बात तो सच है और फ़ौज तो वो शुरू से जॉइन करना चाहते थे। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद उन्होंने फ़ौज में आए हैं। तो यस मतलब मैम। क्योंकि घोड़ा-खाल से तो उन्हें लगता था कि ये तो हो जाएगा। अगर मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ तो एनडीए तो एसएसबी तो निकल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं हुआ है। हुआ नहीं, होता नहीं है। एसएसबी एसएसबी की ट्रेनिंग अलग है। एसएसबी में बहुत परख के और बहुत ध्यान से लोगों को लेते हैं कि 3-300 में से 1 या 2 बंदों को लेते हैं। तो लेकिन उनका डेडिकेशन इतना था कि उन्हें तो फ़ौज में ही आना था। तो वो इसलिए फिर उन्होंने दोबारा ट्राई किया, तो फिर जब हुआ उनका तो वो दिल्ली कॉलेज इंजीनियरिंग छोड़ के आए। इतना पैशन के बाद बाहर निकलना सचमुच बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर वो फ़ौज में रहते तो उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहता। क्योंकि वो कैटेगरी डाउन हो गई थी, मेडिकल कैटेगरी डाउन हो गई थी। वो कभी भी आगे बॉर्डर पे या फील्ड एरिया में कभी नहीं जाते। उनका हाथ वीक हो चुका था, वो वेपन नहीं उठा सकते थे। तो वो चीज़ आप सोचो ना, जो बंदा हमेशा से, मतलब मैं हर फौजी के लिए कह रही हूँ, नॉट जस्ट फॉर हिम, लेकिन जितने भी डिसेबल्ड होके आते हैं, आप सोचो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ का काम किया है कि फिट रहें, फिट रहें, फिट रहें। और वो बंदे अगर डिसेबल्ड होके आते हैं और उन्होंने डिपेंडेंट होना पड़ता है, उससे बड़ा फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। मैं एक डिसेबल वॉर वेटरन से भी जुड़ी हुई हूँ। वहाँ पर मतलब ये केस तो चलो, ये शार्प थे, ये ऑफिसर थे, इन्होंने इतना क्लियर किया। जो जवान लेवल पर आते हैं उनका हाल बहुत बुरा होता है। उनका मतलब फिर वो री-एम्प्लॉयमेंट की पोज़ीशन उनकी ख़त्म हो जाती है। आप सोचो, जो हमेशा से फिट रहा हो, वो अगर किसी पे डिपेंडेंट हो जाए तो उसकी मनोदशा कैसी होती है। तो हमें इन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। जो डिसेबल्ड होके आ रहे हैं, वो उसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पर लोग शहीद हो गए। उनका जो डेडिकेशन है वो कम नहीं था। वो तो चांस की बात है कि वो लौट आए। हमें उनको भी उतने ही सम्मान से रखना चाहिए। बिल्कुल मैम। मतलब जिस तरीके के सैक्रिफाइस हुए हैं और हो रहे हैं, जस्ट टू इंश्योर कि हम जैसे सिटीजन्स एट पीस जो भी करना चाहें, द फ्रीडम जिसकी एक प्राइस होती है, जिसे कहते हैं, वो हुँ। काफ़ी बड़ी प्राइस है, और वो हर दिन शायद वहाँ पे की जा रही है इन वेज जो हम सोच भी नहीं सकते। मतलब यहाँ आपसे बात करके, जस्ट आपके एक्सपीरियंसेस सुन के, मुझे लग रहा है कि किस तरीके, उच्चतर श्रेणी की जिसे कहते हैं हिंदी में, मतलब चीज़ें हुई हैं वहाँ पे, जो लोगों ने मतलब आगे बढ़ के जो उन्होंने
काम किए हैं। एक बिफोर वी कंक्लूड मैम, एक इंसिडेंट ज़रूर और बुक से मैं आप शेयर करता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर शायद उस टाइम पे सर ने एमबीए शायद ख़त्म कर लिया था, एंड या नहीं किया, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, बट उनको शायद ये टाटा ग्रुप के किसी बहुत सीनियर ऑफिशियल ने जॉब ऑफर किया था और सर ने रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि जब हाँ मैं ये जी, जॉब लूंगा तो अपने मेरिट्स पे लूंगा, जी। एंड नॉट बिकॉज ऑफ दैट। तो ये वैल्यूज नहीं है तो मैम और क्या है, हाँ जी, हाँ मतलब जी। ये हाँ, वैल्यूज उस नहीं है तो समय आई डोंट हाँ, नो क्या जो है। लोग आए थे जो डिसेबल्ड होके, काफ़ी मैं आपको कह रही हूँ कंट्री का जो पैट्रियट वेव था वो बिल्कुल डिफरेंट था। बहुत हाई लेवल पे था उससे हर बंदा मतलब उस समय तो अगर हर बंदा पाकिस्तान की तरफ चलना भी शुरू कर देता ना तो पाकिस्तान डर के भाग जाता। इतना जज़्बा था उस समय लोगों के अंदर। जी तो जी जी बहुत सारी कंपनीज आई थी जैसे ओएनजीसी है तो टाटा सबसे पहले टाटा तो हमेशा करते हैं तो टाटा जी के जी एचआर हेड आए थे और कैप्टन अखिलेश से मिले थे तो उन्होंने ऑफर किया कि आपने इतना काम किया है तो हम आपको जॉब देना चाहते हैं तो उन्होंने कहा काम मैंने अपने देश के लिए किया है इसलिए नहीं किया कि आप मुझे जॉब दें और आप मुझे ये जॉब मैं अपनी मेरिट पे लूँगा आप मुझे देंगे नहीं आप मुझे मैं खुद लूँगा इसे तो उसके बाद उन्होंने एमबीए ज्वाइन किया मतलब वो हटाने के बाद हमने सोचा था इस विषय में बहुत बात करी थी कि हम फौजी की ट्रेनिंग लेने के बाद एमबीए में अगर हमें जॉब मिलेगी भी तो हम वो कैसे निभाएंगे जब तक हम उसकी ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो हमने पहले भी सोचा था कि हम एमबीए करेंगे मतलब मैंने अब मेरे हस्बैंड ने डिस्कस किया था कि अगर हमें इस दुनिया में उतरना है तो इसका एक एजुकेशन और पैरामीटर हमें रखना है अपने हाथ में तो हमने सोचा हुआ था तो उनसे इन्होंने यही बोला कि मैं अपने मेरिट पर ये जॉब लूँगा और फिर आज वो वाइस प्रेसिडेंट टाटा कम्युनिकेशन मतलब वैसे टाटा की और आर्मीज की वैल्यूज काफ़ी मिलती हैं बहुत देश के लिए दोनों लोग बहुत करते हैं और रतन टाटा जी को तो सब जानते हैं उनकी एथिकल वैल्यूज जो हैं वो पूरी आधे से ज़्यादा उनका जो प्रॉफिट है वो चैरिटी में चला जाता है किसी को पता भी नहीं है तो डेफिनेटली। वी आर एट ए गुड प्लेस थोड़ा टाइम मैंने भी सर्व टाटा ग्रुप में एक कंपनी में सर्व किया है, तो टाटा डेफिनेटली हैज़ दोज वैल्यूज इंस्टिल्ड इन देम। ये पॉडकास्ट में बहुत स्पेशल है एक तरीके से, मतलब मैंने कभी ऐसे पर्सपेक्टिव से ये स्टोरी नहीं सुनी, और डेफिनेटली एक बार मैं सर से भी, सर के साथ स्पेशली एक पॉडकास्ट करना चाहूँगा जब वहाँ पे हम, जब डिटेल्ड हम वी कैन टॉक अबाउट वो उनका क्या एक्सपीरियंस था ऑन दोज हिल्स, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो इफ आई एम लकी इनफ to have him here. And ma'am, as regarding the book, it's a very डिफरेंट रीड, और मतलब बहुत इजी रीड भी है जैसे हम पहले कह रहे थे, तो आई थिंक एवरीवन शुड रीड इट कि वो इमोशंस क्या होते हैं, वो ट्रांजिशंस क्या होते हैं लाइफ में, कि जो जैसे आपने कहा कि आप खुद एक सिविलियन बैकग्राउंड से थे, सर आप सर की फैमिली में भी शायद कोई कहीं एक वही लाइन बुक में लिखी थी कि शायद कोई पुलिस में भी नहीं था, पुलिस फोर्स में भी नहीं था, तो वही नहीं डिफेंस तो दूर था। तो डेफिनेटली इट इज समथिंग दैट एवरीवन शुड रीड। और थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम, आप आए, आपने टाइम निकाला, हमें पॉडकास्ट करने शुरू में बड़ी टेक्निकल डिफिकल्टी हुई, उसके बाद भी समहाउ चल गया, एंड आई 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 वाज लकी इनफ कि मैं आपसे ये कहानियाँ सुन पाया, और थ्रू दिस पॉडकास्ट आई होप कि लोग भी इसको सुनेंगे एंड लोगों को पता चलेगा कि व्हाट इज़ द प्राइस जो हम अपनी फ्रीडम के लिए पे कर रहे हैं। थैंक यू दे अरुण मुझे आपसे दे बात करके बहुत अच्छा लगा दे और गेट टू नो। अगर हर बंदा हमारे देश का आपकी तरह लोगों मतलब फौज में अपनी वैल्यू सिस्टम ढूंढेगा और करेगा तो आई एम श्योर जो मैं चाहती हूँ वो होगा मतलब डेफिनेटली हर इंसान अपना बस काम ठीक से करे और सिंसेरिटी से करे उतना ही काफ़ी होगा कि हमारे देश आगे बढ़ जाए निष्काम कर्म योग जिसे कहते हैं, आजकल मैं पढ़ हाँ रहा हाँ था इस बारे में, आपने बिल्कुल वही बोल दिया। आई हाँ थिंक जी निष्काम कर्मयोग ही उसके लिए सही शब्द है। हाँ जी बिल्कुल थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट थैंक यू फॉर थैंक ज्वाइनिंग। यू सो मच